प्रिय छात्रों, आज हिंदी की कक्षा में हम लोग तोताराम पढ़ेंगे, जिसके आधे भाग को हम लोग 24/9 यानी 24 सितंबर 2020 को हम लोग इसके आगे भाग तक पढ़े थे। अब आगे वाले भाग के बाद अंतराल हो गया था, और क्योंकि यह पाठ थोड़ा लंबा है इसलिए हम लोग अगले पीरियड के लिए छोड़ दिए थे। तो आइए आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं अंतराल से। स्कूल का दृश्य है, यह एक एकांकी है। जैसा कि आपको बताया गया है, यह एक एकांकी है। एकांकी मतलब होता है छोटा सा नाट्य, नाटक का रूपांतरण है। परीक्षा चल रही है, पर्दा उठने पर प्रकाश और राजेंद्र दिखाई पड़ते हैं। उनके हाथ में एक एक पर्चा है और स्याही की दबाते हैं। हाथ स्याही में नीले हो रहे हैं। प्रकाश कहता है, हमारा तो पर्चा गोल हो गया। क्योंकि परीक्षा का दृश्य है तो प्रकाश कहता है, हमारा तो पर्चा गोल हो गया। अब राजेंद्र कहता है, क्यों? पर्चा तो इतना सख्त नहीं था, 17 नंबर तो आ ही जाएंगे। तब प्रकाश कहता है, खैर पास होने में तो कोई टोटा नहीं है। लो, तोताराम भी आ गए। रमेश आता है, आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। कहो पर्चा कैसा गया? रमेश कहता है, मज़ा आ गया। सारे सवाल वही आ गए जिनका रात घोटा लगाया था। राजेंद्र, अच्छा कितने नंबर आ जाएंगे? रमेश, 50 में से 40 तो कहीं गए नहीं। तुम्हें कितने नंबरों की उम्मीद है? राजेंद्र, यहाँ तो अधिक से अधिक 50 आएंगे। क्यों? तुमने दूसरा प्रश्न तो किया होगा। रमेश, क्या सवाल है? राजेंद्र, पर्चे में से पढ़कर तुम अकबर के बारे में क्या जानते हो? तो रमेश कहता है, एकदम रटे हुए पाठ की तरह, सुनो। अकबर का जन्म 1956 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वह जहांगीर का बेटा था, जैसा कि उसने याद किया था। उसने ताजमहल बनवाया था। महासंगीतज्ञ कालिदास इसके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों का अर्थ होता है 9 विद्वान। ये जो विद्वान व्यक्ति थे उनमें से ये एक थे, महासंगीतज्ञ कालिदास, जो अकबर की दरबार के शोभा थे। राजेंद्र हंसते हुए अपनी हंसी दबाते हुए मुंह बनाकर, तब तो हमारा यह सवाल भी गलत हो गया। रमेश, क्यों, तुमने क्या लिखा है? राजेंद्र, बाद में बताऊंगा, पहले तुम 5वें प्रश्न का उत्तर बताओ। रमेश, सवाल पढ़ो। राजेंद्र कहता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है और उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा? तो रमेश कहता है, मैं तो इंग्लैंड में लिख कर आया हूँ, यूरी गागरिन सबसे पहले उसकी चोटी पर पहुंचा था। उत्साह में भरकर, और बोलो, कौन से सवाल का जवाब पूछते हो? राजेंद्र और प्रकाश के होठों पर हंसी फूट पड़ना चाहती है, पर वे जबरदस्ती रोककर गंभीर बने रहने का अभिनय करते हैं। राजेंद्र पर्चे में से पढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर नोट लिखो। कलकत्ता, कुतुब मीनार, शिवाजी, कोलंबस और मिसिसिपी। रमेश, मैं तो कुतुब मीनार, कलकत्ता और शिवाजी पर लिख कर आया हूँ। प्रकाश, पहले कुतुब मीनार के बारे में बताओ। रमेश रटे हुए तोते की तरह, कुतुब मीनार संसार के 8 आश्चर्यों में से एक है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इतिहास भी यही कहता है बच्चों। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और सफ़ेद संगमरमर की बनी है। यह गलत बताया था उसने। कलकत्ता के बारे में भी बताऊं? राजेंद्र, हाँ बताओ। रमेश, कलकत्ता भारत की राजधानी है। जो कि रमेश बता रहा है वो गलत बता रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 3 प्रकार की रेलें चलती हैं, एक धरती से के नीचे, दूसरी धरती पर और तीसरी आसमान में। यहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो राजेंद्र कहता है, शिवाजी पर क्या लिख कर आए हो? रमेश, और शिवाजी को हिंदू कुलभूषण कहा जाता है। वह जीवन भर अपनी मातृभूमि मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए शत्रु से जूझते रहे। चेतक इनके प्यारे घोड़े का नाम था। पानीपत के मैदान में बादशाह बाबर से इनकी भयंकर लड़ाई हुई थी।
भामाशाह इन्हीं के समय में हुए थे। शिवाजी ने धन देकर उनकी बहुत सहायता की थी। अब तुम भी बताओ, तुम क्या लिख कर आए हो? राजेंद्र बनते हुए, रहने दो, तुम सुनकर हंसी उड़ाओगे। रमेश नहीं नहीं, हंसी नहीं उड़ाऊंगा, चाहे कसम से ले लो। अब तो बताओ। तभी 3-4 लड़के और आते हैं, इनके हाथ में भी एक एक पेपर और स्याही की दबाते हैं। प्रकाश कहता है लो संजय भी आ गया। संजय दूर से ही जोर से कहता है अरे भाई, तोताराम का क्यों घेराव किया हुआ है? तो राजेंद्र कहता है यार हम तो उनसे अपने उत्तर मिला रहे हैं, और तुम भी मिला लो। बाईं आंख दबाकर इशारा करता है, क्योंकि वो तो तोताराम की तरह रट लिया करता था। संजय क्यों तोताराम जी, तुमने आखिरी सवाल का जवाब लिखा है? रमेश अकड़ते हुए सवाल बोलो क्या है? तब संजय कहता है पर्चे में से पढ़कर सन 1857 में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी और किस किस में? तब रमेश जवाब देता है एकदम से सन 1857 में प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला और झांसी की रानी अहिल्याबाई में हुई थी। इस लड़ाई में इसका अभी उत्तर पूरा नहीं होता है कि संजय बीच में ही खिलखिला पड़ता है, क्योंकि उत्तर जो था वो पूरी तरह गलत था। राजेंद्र और प्रकाश की बड़ी देर से दबाई हुई हंसी भी फूट पड़ती है। दूसरे लड़के भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। अब रमेश नाराज होकर कहता है जाओ मैं नहीं बताता, तुम तो मजाक उड़ाते हो। संजय अरे तोताराम जी, मजाक तो तुम कर रहे हो बेचारे इतिहास के साथ। रमेश न समझते हुए क्या मतलब? संजय मतलब यह कि सन 1857 में प्लासी की लड़ाई नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो चूंकि रमेश ने गलत याद किया था, वो रट करके याद करने के मत में था, लेकिन वैसा करने से नहीं होता है बच्चों। किसी भी चीज़ को उसका मूल रूप समझना चाहिए और ध्यान देकर सोचना चाहिए। प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई थी और उसने बता दिया था 1857 में। 100 वर्ष जनाब कहाँ खा गए? प्रकाश और आज़ादी की लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों में हुई थी, न कि सिराजुद्दौला और अहिल्याबाई में। अहिल्याबाई झांसी की रानी भी नहीं थी, वह तो इंदौर के होलकर वंश की रानी थी। एक लड़का ठीक है, मैंने भी यही लिखा है। दूसरा लड़का मैंने भी लिखा है। अब तीसरा लड़का कहता है मैंने भी। रमेश पर कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स फिर भी आ ही जाएंगे। 40 ना सही 30 सही। तो इस पाठ को आज हम लोग यहीं पर यहाँ तक पढ़ते हैं, और इसके बाद का चूँकि ये जो एकांकी है, नाटक है, थोड़ा बड़ा है, तो इसके बाद का अध्ययन हम लोग इसके बाद वाले क्लास में करेंगे। तब तक आप इसका शब्दार्थ जो पिछले क्लास में भी लिखवाया गया था, आप इसको लिख लेंगे और याद करेंगे। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला, मुश्किल अर्थात कठिन या कष्ट साध्य, अंतराल अर्थात मध्यवर्ती स्थान, इंतजार अर्थात प्रतीक्षा करना, नवरत्न अर्थात 9 प्रकार के विद्वान, स्वाधीनता अर्थात आज़ादी, भयंकर अर्थात डरावना, और प्रसिद्ध अर्थात मशहूर। धन्यवाद। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, दिस इज मैथ्स क्लास, एक्सरसाइज 70। 7C तक आपने पढ़ लिया है, सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में, सॉरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन मल्टीपल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं ये आपने देखा है कि उसका टेबल पढ़ते जाएंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आप निकालते जाएंगे। और इसका ये आप लोग जान लीजिए, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। मल्टीपल्स लिमिटलेस है, यानी कि इनफाइनाइट है, उसका कोई लिमिट नहीं होता, वो कहाँ तक जाएगा। 1000 जैसे नंबर, नेचुरल नंबर कितने हैं किसी को नहीं मालूम, वैसे ही अनगिनत है, वैसे ही मल्टीपल्स भी अनगिनत होते हैं, क्योंकि बार बार हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है आपको मल्टीपल्स में। 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं। जैसे आप निकालते हो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 और 40। इसके बाद क्या आ जाएगा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। हमको यहीं तक देना है। अगर आगे कहा रहता तो आगे और बढ़ाते। हमको इतने ही फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, इतने ब्लैंक्स भरने हैं, तो इसको यहाँ तक लिखेंगे।
वैसे ही 100 का 100, 200, 300, 400 मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसको 4 से, फिर 5 से करेंगे तो 500, 600, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद शायद सी नंबर 1000 का दिया है, तो 1000 में 1000, 2000, 3000, 1000 को आप 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस तरह से आप मल्टीपल्स लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। ऑब्जर्व द नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक। नंबर को देखना है, यहाँ पे 4 का 4 दिया है, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस में 12 दिया है, तो 4 3 जा 12। आपको देखने से ही, पैटर्न देखने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 12 दिया है तो जरूर यहाँ 8 होगा। यानी 4 का टेबल यहाँ पे भी बन रहा है, मल्टीपल बन रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। इस तरह से पैटर्न आपको फिलअप करना है। ये भी 6 का मल्टीपल ही, मल्टीपल से ही क्वेश्चन है आपका। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36, देन 42। इस तरह से आपको मल्टीपल्स लिखना है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम हेडिंग है, ऑब्जर्व द नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक। तो आप इसमें भी मल्टीपल, 3 मल्टीपल शुरू के बताए गए, इसमें बीच बीच के बताए गए थे, उसमें भी मल्टीपल शुरू के बताए गए थे। यहाँ पे 3 मल्टीपल आपको निकाल के दिया गया है। नेक्स्ट मल्टीपल आपका 20 होगा, उसके बाद 25 होगा। 5 का टेबल पढ़ोगे आप लोग, और टेबल सिर्फ 10 तक ख़त्म हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो 5 10 जा 20, 5 10 जा 50, लेकिन यहाँ पे 5 10 जा 50 नहीं, 5 11 जा 55, ऐसे भी आपको आगे बढ़ने पड़ेंगे। यानी 11 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई भी करके आपको इसको कंप्लीट करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमको जितना पूछा गया है उतना ही हम करेंगे, इतने का ही हमको काम है, इसके आगे नहीं बोला, इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज। ये समझ में आ गया होगा, ये मल्टीपल्स है, बहुत सिंपल है। आपको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से। अब हम आएंगे आगे, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब 7E पे चलेंगे। 7E क्या कह रहा है 7E? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 and 12 अप टू द 8th प्लेस। यानी 8वें प्लेस तक इसको लिखना है मल्टीपल। तो किसका किसका मल्टीपल्स लिखना है? डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आप लोग बुक में पढ़ लोगे। मल्टीपल्स ऑफ 6 and मल्टीपल्स ऑफ 12। क्या लिखना है इसमें? मल्टीपल्स ऑफ 12। अब ये कहाँ तक लिखना है? यहाँ पे कहा गया है आपको 8th प्लेस तक, 8वें प्लेस तक। ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ 8th लिखना है, अप टू 8th प्लेस। तो यहाँ पे 8 प्लेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8। यहाँ पे भी 8 प्लेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने ही लिखने हैं हमको 8th प्लेस तक। अब 6 का मल्टीपल लिखेंगे हम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 48। 12 कब लिखेंगे? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 48, 72, 60, 72, then 84, 96। यानी 8th प्लेस तक ही आपको लिखने हैं। देन फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब देखना है 6 तो दोनों में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक में है। 12 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो इसको हम कुछ अंडरलाइन कर देंगे। 18 नहीं है दोनों में, लेकिन 24 दोनों में मौजूद है। फिर आपका 30 दोनों में नहीं है, लेकिन 36 दोनों में है। कॉमन निकालना है आपको, तो 48 दोनों में है, 42 नहीं है। तो इस तरह से हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल्स। कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स? 6 तो नहीं है, 12 है, हमने अभी देखा। कॉमन का अर्थ होता है जो दोनों में मौजूद हो, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों, मल्टीपल्स जो दोनों में मौजूद हो। 12, फिर 24 यानी 12 का टेबल बन जाएगा ये। 36,
48। इस तरह से ये 4 इतने दूर में, ये इतने जब 8 तक हम मल्टीपल लेते हैं तो सिर्फ 4 कॉमन मल्टीपल्स आते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बस इतना ही हो गया हमारा आंसर। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लिस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 18। फाइंड द, राइट द लिस्ट। लिस्ट का अर्थ क्या होता है? सबसे कम। लिस्ट, लेस, लेसर और लिस्ट मतलब कम, सबसे कम, सबसे छोटा। नॉन जीरो, जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो सबका मल्टीपल होता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नॉन जीरो होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 18। 18 का कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है जो नॉन जीरो है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। 18 बन जाए 18, क्योंकि जीरो तो लेना नहीं है और मल्टीपल भी लेना है, तो 18 में सबसे छोटा सिर्फ 18 हो जाएगा। इसी तरह से ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 विच सेकेंड बी नंबर में देखिए, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या लिखना है हमको इसमें? मल्टीपल्स ऑफ 8। लेकिन जो 8 का मल्टीपल लिखना है हमको, वो शुरू से नहीं लिखने हैं, बिटवीन 39 एंड 70, इसी के बीच में लिखना, बिटवीन 39 एंड 70। अब 30 का टेबल, 8 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार में, तो 32 आता है, शुरू के छोड़ देने हमको। 8 1 जा 8, 8 2 जा 8, 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये सारे तो मल्टीपल्स हुए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कंडीशन दी गई है कि 39 से ऊपर हो और 70 से नीचे हो, या 39 से ऊपर यानी ये 40 और ये 70 से नीचे यानी इतने। तो यानी ये चारों ही मल्टीपल आपको लेने हैं और कुछ नहीं लेना। कौन कौन से 4 लेने पड़ेंगे हमको? 39 से ऊपर यानी 8 5 जा 40, फिर उसके बाद में आएगा आपका 8 6 जा 48, 8 7 जा 52, सॉरी 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा हो जाएगा आपका 8 9 जा 72। तो 72 ज़्यादा हो गया, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। यानी 39 से ऊपर होना चाहिए और 70 से नीचे होना चाहिए। तो ये 4 मल्टीपल्स आपको मिल गए, जो यही आपका आंसर है। इस तरह से आप कंडीशन देख देख के आप बना लोगे। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10 एंड व्हाट इज देयर एलसीएम। पहले दोनों का मल्टीपल्स निकालना है, 5 और 10 का। इस तरह से तो इसमें से भी थर्ड क्वेश्चन आपको बता देते हैं। फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5। तो पहले मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5, देन मल्टीपल्स ऑफ 10। 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, 2 मल्टीपल, उसका एलसीएम निकालना है। इस तरह से मल्टीपल्स निकाल के एलसीएम निकालना है। डायरेक्ट आपको नहीं निकालना है, किसी और मेथड से पहले सबका मल्टीपल्स निकालना है। तो 5 का मल्टीपल निकालेंगे जो आपको पता है, 5 10 15 20 25। ये नहीं बताया गया है कि कितना निकालना, तो आप निकालते जाओगे जहाँ तक आपको ज़रूरत होगी। कुछ निकाल के छोड़ दो, उसके बाद में और निकालेंगे। 40 फिर 45 50 55, इस तरह से हम मल्टीपल ऐसे डॉट कर देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें प्लेस में निकालेंगे। अब 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स हम ढूंढेंगे। 10 कॉमन मल्टीपल जो दोनों में मौजूद है, 20, फिर आ गया आपका 30। 3 तो आराम से मिल जा रहा है आपको, वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए हमको, तो 3 कॉमन मल्टीपल्स, 3 कॉमन मल्टीपल्स इक्वल्स टू 10 20 एंड 30। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम का अर्थ क्या होता है आपने पढ़ा होगा, पहले बताया गया है।
एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट यानी छोटा। तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन? 10। तो ये 10 इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। 10 इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग बना लोगे। उसमें 4 और 8 का मल्टीपल निकालना है 5th प्लेस तक, उसके बाद एलसीएम एनसर्कल करना है। इसके बाद बताना है फाइंड आउट द बिगर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब आएंगे क्वेश्चन 5 पे, क्योंकि 4 इसी की तरह है, सेम मल्टीपल निकाल के आपको एलसीएम निकालना है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन बता दिया गया है, सेम क्वेश्चन। अब 5 नंबर पे आएंगे। यहाँ पूछा है एक बिगर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। आपका ए नंबर पे है 12 एंड 84। तो यहाँ पे पूछा है क्या बिगर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है? तो मल्टीपल दिखाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। वी डिवाइड 84 बाई 12। हमने डिवाइड कर देंगे, इसको रफ में भी आप कर सकते हो। 12 डिवाइड 84, 12 7 जा 84। ये आपका क्रॉस हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। जब हम 12 से 84 को डिवाइड कर रहे हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। सिंस चूंकि 84 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जैसे हमने डिवाइड करके देखा, डिविजिबल बाय 12। सो वी से दैट, अब अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, आपका रिमाइंडर 0 आता है यानी क्रॉस हो जाता है, तो आप समझोगे कि वो मल्टीपल है, नहीं तो नहीं है। तो 12 इज अ मल्टीपल, 84 इज द मल्टीपल ऑफ इस तरह से आप बनाओगे। इसके बाद में 6 नंबर में एलसीएम निकालना है, जिसको एक बता चुके हैं, फिर से आप यहाँ पे देख लोगे। इसको किस मेथड से निकालेंगे? मल्टीपल्स वाले मेथड से निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालेंगे, फिर मल्टीपल्स ऑफ 7 निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7। इसमें कॉमन मल्टीपल जो मिलेगा पहला, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, चलो इसको निकालते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 30, 35 यहाँ पे, और आगे डॉट डॉट डॉट, फिर 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 35 आ गया, जो दोनों में मौजूद है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज या इक्वल टू 30। जो सबसे पहले कॉमन मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, तो सबसे पहला कॉमन हमको मिला 35। तो इस तरह से आपका एलसीएम निकलेगा छोटे नंबर्स का। बाकी और मेथड, एलसीएम के 3 मेथड्स है, जिसमें से पहला मेथड ये है, इसको आप लोग सीख लो। उसके बाद 2 मेथड और सिखाए जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 5 हमने पहले भी स्टडी किया है, उसमें से कुछ रह गया है जो आज स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2016। तो MS वर्ड 2016 में जो चेंजिंग वगैरह करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिट करते हैं, कलर डालते हैं, इन सब के बारे में, कैसे उसमें कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट टाइप, ये आपने पहले स्टडी किया है। आज हम लोग स्टडी करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी इसमें है alignments refer to the manner in which text is placed between the left and right margins of the page। यानी ये उससे संबंधित होता है। अलाइनमेंट जो होता है यानी कि आपको लेफ़्ट और राइट मार्जिन, जब भी हम कोई चीज़ कॉपी में या बुक पे भी देखोगे कि आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में क्या होता है, मार्जिन्स होते हैं। कॉपी में भी हम लोग लिखते हैं तो उस समय भी हम लोग मार्जिन
छोड़ते हैं, यानी स्पेस छोड़ के साइड में, और तब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सब ये जो अलाइनमेंट्स होते हैं यहाँ कंप्यूटर में 4 तरह से आपको अवेलेबल करवाता है सुविधा। जैसे लेफ़्ट, तो लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से जो है इक्वल मार्जिन छूटेगा, और सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है जो भी हम लोग लिखेंगे वो राइट की तरफ जाएगा। लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करता है, वो राइट की तरफ बढ़ता है। उसी तरह जो सेंटर अलाइनमेंट्स हैं, ये जो है वो बीच में, यानी कोई भी पेज जब होता है तो उसमें दोनों साइड में जो है इक्वल आपका अलाइनमेंट्स लाइन छूटेगा, या मार्जिन इधर भी छूटेगा और इस साइड भी पेज के दोनों साइड मार्जिन छूटेगा। और इसके बाद राइट यानी सेंटर से ये लिखना स्टार्ट करता है और दोनों साइड मार्जिन इक्वल करता है। और उसके बाद राइट अलाइनमेंट जो है वो राइट से जो है आपका पेज जो है वो राइट में जो है आपका इक्वल लाइन छूटेगा, मार्जिन छूटेगा, और लेफ़्ट की तरफ ये बढ़ते जाएगा लिखते हुए। उसी तरह जस्टिफाई अलाइनमेंट्स जो है वो बोथ लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से जो है वो मार्जिन इक्वल एकदम बराबर छोड़ने का कार्य करता है इस अलाइनमेंट्स को। ये अलाइनमेंट्स जो हैं वो पैराग्राफ ग्रुप, होम टाइप के पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं। ये आप देखोगे लेफ़्ट अलाइनमेंट का यहाँ पे मैटर जो लिखा हुआ है, तो ये देखोगे यहाँ से बराबर है और लेफ़्ट से कम ज़्यादा जैसा वर्ड रहता है उसके हिसाब से दिखता है। और ये राइट यानी ये सेंटर है, ये बीच से जब भी होता है ये बीच से स्टार्ट होता है, तो आप देखोगे कि जो बी मैटर है लास्ट वाले लाइन का वो दोनों साइड से बीच में है। थर्ड है राइट वाला, तो राइट ये राइट से जो है वो इक्वल होता है, और लेफ़्ट की तरफ क्या होता है, तो जहाँ हम लोग का पॉइंट ये एंड होता है तो हम लोग को ये लेफ़्ट, ये इधर से लिखते हुए राइट से ये लेफ़्ट की तरफ बढ़ते जाता है जब भी हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पे। और जस्टिफाई में क्या होता है, बोथ साइड इक्वल्स होते हैं, यानी मार्जिन जो होता है वो दोनों साइड्स में इक्वल होता है। एज यू मूव द पॉइंटर, ब्राउजर में जो एक सेंटेंस है, एज यू मूव द पॉइंटर ओवर सेलेक्टेड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट ए मिनी टूल बार इज सो विच कैन बी यूज टू फॉर्मेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जब भी हम लोग सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर पॉइंटर को मूव करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो एक छोटा टूल बार उपलब्ध होता है वहाँ पे शो करता है, जिसकी मदद उपयोग करके हम लोग क्या सेलेक्टेड टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है बॉर्डर एंड शेडिंग, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर और शेडिंग कैसे डालते हैं और इसका क्या उपयोग है। तो बॉर्डर और शेडिंग डालने से क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा मैटर है, वो डॉक्यूमेंट से वो ब्यूटीफुल हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। इसका प्रोसेस है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जहाँ कोई भी फॉर्मेटिंग करने होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसके बाद ही उसमें चेंजिंग करते हैं। तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक करेंगे, यानी होम टैब जो हमें होम टैब पर उपलब्ध होगा उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से हम लोग बॉर्डर बटन्स पे जाएंगे। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग को उस लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बॉर्डर टैब्स, यानी बॉर्डर टैब्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये होगा आपका बॉर्डर एंड शेडिंग्स पे, जहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ से हम लोग ओपन करके कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन द बॉर्डर टैब्स में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे 5 नंबर में, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कलर ऑफ द लाइन एंड विड्थ ऑफ द लाइन, उसके बाद लाइन और स्टाइल को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कलर ऑफ द लाइन और बॉर्डर ऑफ द लाइन का कलर चेंज करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके विड्थ ऑफ द लाइन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 6 नंबर में जो है, While selecting above option, the preview of the setting can also be done। यानी जब भी हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक प्रीव्यू ओपन होगा, वो हम लोग को प्रीव्यू दिखाएगा। नाउ सेलेक्ट द सेटिंग टैब टू अप्लाई सेटिंग। उसके बाद सेटिंग टैब पे हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग टैब को क्लिक करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे तो सेटिंग हम लोग का अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। फ्रॉम द फील्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू, फील्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ए शेडिंग कलर, वहाँ से हम लोग कलर को सेलेक्ट करेंगे और एक स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से एक स्टाइल ओपन करेंगे। नेक्स्ट है
उसके बाद फिर क्या, प्रीव्यू द चेंज इन द प्रीव्यू बॉक्स। प्रीव्यू बॉक्स में जो है फिर हम लोग का जो प्रीव्यू होगा वो चेंज करके हमें दिखाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक ओके टू अप्लाई द चेंजेस टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी जब हम लोग फाइनली सब चीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ओके बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, अप्लाई करते क्लिक करते हैं, तो हम लोग का सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर इज़ ए वंडरफुल टूल इन वर्ड। वर्ड में जो है फॉर्मेट पेंटर जो है एक बहुत ही अच्छा टूल है, जो हमें जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के साथ हम लोग इसमें कर सकते हैं। इट कॉपीज ऑल द फॉर्मेटिंग टैग्स। इट कॉपीज ऑल द फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड अदर फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड अप्लाई टू अनदर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि हमने अगर इतने पे हमने अपना फॉर्मेटिंग किया है तो फॉर्मेट पेंटर की वजह की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को, इसी फॉर्मेशन को जो है वो दूसरी जगह भी कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके फॉन्ट को, कलर को, स्टाइल, उसके स्टाइल को, साइज को, जो भी उसमें से हम लोग को चूज करना होगा और दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना होगा तो वहाँ हम लोग उसको उसमें कॉपी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस है फॉर्मेट पेंटर का, कैसे उसमें चेंजिंग करते हैं। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट वेयर फॉर्मेटिंग इज़ टू बी कॉपीड। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका हम लोग को कॉपी करना होता है, जहाँ से कॉपी करना होता है तो वहाँ से क्या करेंगे, उसको, उस मैटर को सेलेक्ट करेंगे पहले। उसके बाद क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन। फॉर्मेट पेंटर बटन पे जो है हम लोग क्लिक करेंगे इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। यानी यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप जो होगा वहाँ होम टैब पे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे है आपका। उसके बाद द पॉइंटर नाउ चेंजेस टू ए पेंट ब्रश सिमिलर टू फॉर्मेट पेंटर आइकन। उसके बाद जो है हमारा जो पॉइंटर जो है वो पेंट ब्रश की जैसा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, आइकन उसका चेंज हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग दिस पेंट ब्रश ओवर द टेक्स्ट ऑन विच कॉपीड फॉर्मेटिंग इज टू बी अप्लाइड एंड नोटिस द चेंज। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग ड्रैग करेंगे पेंट ब्रश को, तो हमने जहाँ पे भी सेलेक्ट किया हुआ होता है उस पर ये अप्लाई हो जाता है, उसको चेंज कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में।